नमस्कार, स्वागत है आपका अमेठी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में। और हम आपसे जुड़ रहे हैं अमेठी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशंस के स्टूडियो से। और आज हमारे साथ हैं उमा शंकर पचौरी जी, प्रोफेसर उमा शंकर पचौरी जी। उनसे आज हम बात करेंगे विकसित भारत में भारतीय शिक्षण संस्थाओं का क्या योगदान हो सकता है। चर्चा को शुरू करने से पहले आइए जानते हैं उमा शंकर पचौरी जी के बारे में। पचौरी जी वर्तमान में भारतीय शिक्षण मंडल के उपाध्यक्ष हैं। इनकी रामकथा इस समय भारत में बहुतायत प्रचलित है। इनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे विश्व के लोग रामकथा को सुन रहे हैं। रामकथा के जो सूत्र प्रोफेसर पचौरी जी ने इजाद किए हैं वो सूत्र अलग हैं, अनोखे हैं, इसलिए उस कथा को बहुतायत देखा और सराहा जा रहा है। प्रोफेसर पचौरी जी वर्तमान में अगर हम बात करें तो अमेठी विश्वविद्यालय ग्वालियर की शासी निकाय के प्रदेश द्वारा नामित एक सदस्य के रूप में भी हमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्वागत है आपका सर हमारे स्टूडियो में। महोदय, आप अमेठी विश्वविद्यालय ग्वालियर में हमेशा आते रहते हैं और आपसे कई बार चर्चाएं हुई भी हैं, परंतु आज हम कुछ एक नया टॉपिक और नया विषय लेकर आपके बीच मौजूद है जिसका शीर्षक है विकसित भारत, और इसमें भारतीय शिक्षण संस्थाओं का क्या योगदान हो सकता है। तो आइए चर्चा को शुरू करते हैं और हम आपसे पहला सवाल करते हैं। पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपकी विकसित भारत की संकल्पना क्या है। आप विकसित भारत को किस रूप में देखते हैं? जी आदित्य जी, बहुत आनंद का विषय ये है कि भारत विश्व का गुरु था, और विश्व गुरु होने का अर्थ था जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकसित राष्ट्र, जिससे कोई भी देश, दुनिया का कोई भी नागरिक अपने जीवन को कैसे विकास के श्रेष्ठतम बिंदु तक ले जाया जा सकता है ये सहजता से सीख सकता था। ये विश्व गुरु का जो भाव था बहुत लंबे समय तक भारत का चला। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसने नए कीर्तिमान स्थापित किए, नवीन आयाम स्थापित किए। टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, कृषि हो, प्रत्येक क्षेत्र में उसने श्रेष्ठता को प्राप्त किया था। और ये साधारण स्थिति नहीं थी। बहुत लंबे समय तक भारत ने पूरी दुनिया का नेतृत्व किया। पूरी दुनिया की जीडीपी का 66% तक भारत देता रहा था, परंतु काल के कराल प्रवाह के कारण कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि भारत इस स्थिति से पीछे गया, और उसके मूल में थी भारत में पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था। लंबे समय तक चली। 1947 में 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ। भारत स्वाधीन तो हुआ पर स्वतंत्र नहीं हुआ, अर्थात जीवन के इन विविध क्षेत्रों के लिए उसके अपने जो तंत्र थे उनका विकास नहीं हो पाया। तंत्र हमारे यहाँ अभी भी विदेशी ही चलते रहे। इसलिए जब स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो गए तब भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे मध्य एक अभियान रखा, 25 वर्ष बचे हैं, 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया के सामने अपनी उस भूमिका को फिर से प्राप्त कर सके, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विकास की ऊंचाइयों को फिर से अचीव कर सके। इस दृष्टि से विकसित भारत 1947 से शुरू हुआ था आजादी का क्रम। 2047 में हम कहाँ होंगे, इसलिए उन्होंने विकसित भारत @2047 ये लागू किया। उसको विकसित भारत इस नाम से आज पूरा देश जानता है। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि भारत कभी विश्व गुरु रहा और बाद में काल ने कुछ ऐसा लिखा भाल पे कि भारत पीछे जाता चला गया, और जब 47 में हम आजाद हुए तो हमारी जीडीपी माइनस में 2.7% के आसपास थी।
तो आज हम जब बात करते हैं विकसित भारत की, तो क्या विकसित भारत केवल और केवल आर्थिक स्वतंत्रता को से आजादी है भारत की, या समग्र आजादी की बात करता है? आर्थिक पक्ष तो भारत की दृष्टि से केवल एक पक्ष रहा। भारत का हमेशा से विकास का अभिप्राय है समग्र विकास। सामाजिक क्षेत्र में उसका विकास, आर्थिक क्षेत्र में उसका विकास, आध्यात्मिक दृष्टि से उसका विकास, राजनैतिक दृष्टि से उसका विकास। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जो भारत के विकास की अवधारणा में समाहित न किया गया हो, क्योंकि अर्थ हमारी दृष्टि से विकास का केवल एक भाग ही है, जो अन्य भागों से अधिक महत्वपूर्ण कभी नहीं माना गया। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जब तक ये चार चतुष्टय पूरे ना हो तब तक विकसित भारत की संकल्पना एक बेमानी से प्रतीत होती है। जी। हम अगला सवाल आपसे करना चाहेंगे कि हम बात कर रहे हैं शिक्षण संस्थाओं पर, और आपका शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान रहा है। आप दशकों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और अभी वर्तमान में भारतीय शिक्षण मंडल के माध्यम से आप देश विदेश के विभिन्न संस्थानों में अपने व्याख्यान देते रहते हैं। ऐसे में आप जब विकसित भारत की संकल्पना करते हैं, तो वहाँ भारतीय शिक्षण संस्थाओं को कहाँ देखते हैं और उनकी भूमिका क्या हो सकती है? भारत में शिक्षण संस्थाएं ही थीं जिन्होंने विकसित भारत का ये स्वरूप तैयार किया। हम नालंदा की बात करें, तक्षशिला की बात करें, विक्रमशिला की बात करें, उज्जैन की बात करें, पूरी दुनिया के लोग विकास के मंत्र सीखने के लिए इन संस्थाओं में आया करते थे। परंतु पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली लागू होने के कारण हमारे अपने शिक्षण संस्थान इस स्थिति में पहुंच गए, उनकी रैंकिंग के हिसाब से हमारा कोई भी विश्वविद्यालय 200 विश्वविद्यालयों के अंतर्गत भी नहीं आ रहा, और हमको लगता है ये अत्यंत चिंता का विषय है। वस्तु स्थिति ऐसी है कि पैमाने उन्होंने इस तरह के बनाए हैं, उनके पैमानों से भारतीय शिक्षण संस्थानों को नहीं मापा जा सकता। भारत की मान्यता थी शिक्षण संस्थान शिक्षा के 4 पैमाने रखते थे। मनुष्य 4 चीजों से बना है, तन, मन, बुद्धि और आत्मा। भारतीय शिक्षा शास्त्रियों की मान्यता थी शिक्षा ऐसी हो जो इन चारों को संतुष्ट कर सके। तन की आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान। कि रोटी, कपड़ा और मकान पूरे होते हैं धन धान्य से, इसलिए शिक्षा ऐसी हो जो तन के लिए धन धान्य दे। परंतु तन नहीं है केवल मनुष्य, धन धान्य उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। तो मन की जरूरत होती है सम्मान। जेब में चाहे जितना पैसा हो, परंतु अगर समाज में सम्मान नहीं है तो रोटी, कपड़ा, मकान व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए शिक्षा का दूसरा जो उद्देश्य था, शिक्षा तन के लिए धन धान्य दे, मन के लिए सम्मान दे। परंतु धन धान्य और सम्मान पर्याप्त नहीं थे, इसलिए तीसरा लक्ष्य था बुद्धि के लिए ज्ञान दे। पर इतने पर दुनिया की शिक्षा व्यवस्था संतुष्ट हुई, भारतीय ऋषि ने, क्योंकि भारतीय ऋषियों की मान्यता थी कि जो चौथा तत्व है आत्मा, उसको संतुष्ट किए बिना जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा चौथे के लिए आत्मा के लिए भगवान दे। 4 चरण पूरे किए शिक्षा संस्थानों ने। तन के लिए धन धान्य दे, मन के लिए सम्मान दे, बुद्धि के लिए ज्ञान दे और आत्मा के लिए भगवान दे। ये कसौटी थी हमारी शिक्षण संस्थानों की, जिन पर पाश्चात्य शिक्षा ने हमको नहीं पहुंचने दिया। इसलिए हमारी जो लक्ष्य था, जो हमारी दृष्टि थी, उस तक 75 सालों में हम नहीं पहुंच पाए। इन 25 सालों में इस लक्ष्य को फिर से प्राप्त कर सकें, ये
हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए एक पैमाना है जिस पर चलकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारतीय जो शिक्षण पद्धति रही है उसका मूल उद्देश्य रहा है कि हम अपनी आत्मा को मुक्त करें और मुक्ति करें, क्योंकि हमारे यहाँ फ्रीडम का बहुत बड़ा योगदान है हर चीज़ में। जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ देखते हैं। परंतु क्या आप देख पा रहे हैं कि इन 25 सालों में, जो हमारे 25 साल आने वाले 25 साल हैं, इनमें जो वर्तमान परिस्थिति है शिक्षण संस्थानों की, क्या वो इन चारों उद्देश्यों को जो आप बता रहे हैं, जो कभी रहे हमारे भूत में, उनको प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि अभी जो शिक्षा का मॉडल है भारत में, वो कहीं ना कहीं व्यवसाय के रूप में ज़्यादा देखा जा रहा है। और क्या हम उन लोगों को उस तरह से ज्ञान दे पाएंगे कि वो इन्हीं चारों चीजों पर वापस लौटे, जहां तन की आवश्यकता भी पूरी हो, मन की आवश्यकता भी पूरी हो, धन की आवश्यकता भी पूरी हो और आत्मा की आवश्यकता भी पूरी हो, और साथ साथ हमारी बुद्धि का विकास भी हो? क्या ऐसा संभव है? निश्चित रूप से एनईपी 2020 लाने के पीछे हेतु ही यह है, शिक्षा को मुक्त कराना, शिक्षा में स्वतंत्रता लाना। शिक्षा में भारतीय मॉडल आने के बाद ये संभव होगा। इसलिए एनईपी 2020 में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। राष्ट्रीय इस अर्थ में अपने राष्ट्र के लिए कैसे सुयोग्य नागरिक निर्माण किए जा सके, वहां भी 4 बातें ध्यान में रखनी है। अच्छा बनाना, बलवान बनाना, निपुण बनाना और विद्वान बनाना। पुरानी शिक्षा पद्धति ये करने में सक्षम नहीं थी। एकदम ठीक कहा आपने। पुरानी शिक्षा पद्धति में हमारा जोर विद्यार्थी को धन कमाने की मशीन बनाना था, जो जितना अधिक धन अर्जित कर सकता है, नौकरी की ओर जा सकता है। हमारे यहाँ उपनिषदों में कहा गया, सा विद्या या विमुक्तये। विष्णु पुराण के ऋषि ने कहा, विद्या वह है जो हमें मुक्त कर सके। पर पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली में यह सूत्र बदल गया था, सा विद्या या नियुक्तये हो गया। विद्या वह मानी जाती थी जो कहीं नौकरी दिला दे, नियुक्ति करा दे। एनईपी 2020 इस धारणा को तोड़ेगी। अब केवल और केवल थ्योरिटिकल नॉलेज नहीं चाहिए, अब प्रत्येक क्षेत्र में व्यावहारिक ज्ञान भी चाहिए। अभी तक की कठिनाई क्या थी? सिविल इंजीनियरिंग वाला विद्यार्थी अपने घर के एक कमरे को ठीक से नहीं बना सकता। इंजीनियरिंग की डिग्री उसके पास थी पर एक कमरा नहीं बना सकता। दूसरी ओर जो कमरा बना सकता था उसके पास किसी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं था। इस विसंगति को एनईपी 2020 में समाप्त किया गया है। मैकेनिकल इंजीनियर अपनी कार का टायर नहीं खोल सकता था। पंचर हो जाने पर वह उस मिस्त्री को बुलाता है जिसके पास 4th पास की भी डिग्री नहीं है, मार्कशीट नहीं है, प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन ज्ञान उसके पास है। अभी तक ज्ञान कहीं और था और प्रमाण पत्र कहीं और था। अब ज्ञान और प्रमाण पत्र दोनों एक स्थान पर आएंगे, जिसके कारण ये स्थिति बदलेगी और यह भूमिका निभाने का काम करेंगे हमारे शैक्षणिक संस्थान। जी। तो इसी से जुड़ा हुआ एक और मेरा सवाल है कि अगर हम वर्तमान शिक्षण संस्थानों को देखें तो कहीं ना कहीं हम एनईपी और शिक्षण संस्थानों को जब तुलनात्मक रूप से देखते हैं तब हमें लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों और बहुत सारी चीज़ों की जो आवश्यकता है वो अभी शिक्षण संस्थानों को है। तो उस कमी को किस तरह से पूरा करेंगे शिक्षण संस्थान आने वाले समय में? आदित्य जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। वास्तविकता ये है कि जब विचार में परिवर्तन आता है तब साधन अपने आप बनते चले जाते हैं। वैचारिक दरिद्रता जब होती है तब साधनों की कठिनाई आती है। जब संपूर्ण समाज को ये समझ में आ जाएगा कि शिक्षण संस्थान हमारे मंदिर हैं,
पुराने जमाने में जब विवाह संबंध किसी प्रकार का मांगलिक कोई अवसर होता था तो प्रत्येक व्यक्ति इन शिक्षण संस्थाओं का एक निश्चित हिस्सा निकालकर दान किया करता था। आज शिक्षण संस्थाओं ने वो स्वरूप खो दिया। यही कारण है कि समाज के मन में उनके प्रति कोई आदर नहीं रहा। शिक्षण संस्थान हो गए राज्यापेक्षी, राज्य की ओर देखने लगे और राज्य मुखापेक्षी होने के कारण समाज ने उनकी ओर से अपने हाथ खींच लिए। एनईपी 2020 समाज की इस सहभागिता को बढ़ाने का काम करेगी और जब समाज तैयार हो जाता है अपने बच्चों का निर्माण कराने वाली संस्थाओं को खड़ा करने के लिए, तो आज ऐसे तमाम विश्वविद्यालय बन रहे हैं जिनका सरकार से किसी प्रकार का सहयोग लेने का भाव नहीं है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से उन्होंने लोगों को गढ़ने की जिम्मेदारी स्वीकार की है और उस जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए विकसित भारत के इस अभियान की ओर चल पड़े। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब समाज जुड़ता है तभी हमारे शिक्षण संस्थान जो हैं वो आगे बढ़ पाते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं मौजूद जिसमें समाज ने ही संस्थानों को खड़ा किया, चाहे हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय लें या कोई और विश्वविद्यालय लें, वो समाज से ही खड़े होते हैं। प्रोफेसर पचौरी साहब की मैं एक चीज और देख रहा हूँ, आजकल भारतीय पुनरुत्थान चल रहा है या हम यूं कहें कि भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान चल रहा है। कल ही हमारे रामलला की स्थापना हुई और आपने देखा कि पूरा देश और विदेश सब कुछ राममय हो गया। तो राम मंदिर जैसे जो सांस्कृतिक के केंद्र हैं या सांस्कृतिक केंद्र हैं, उनका आप विकसित भारत में किस तरह का योगदान देखते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है आदित्य जी, और समझना यह है कि राम मंदिर केवल मंदिर नहीं है जी। राम मंदिर तो राष्ट्र मंदिर बनाने की प्रथम सीढ़ी है। इन शिक्षण संस्थानों में भी हम जिस तरह के नागरिक तैयार करना चाहते हैं, उन नागरिकों के समक्ष आदर्श क्या होगा जी। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के आदर्श हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। एक विद्यार्थी चाहता है पुत्र कैसा हो, भाई कैसा हो, शिष्य कैसा हो, गुरु कैसा हो, पिता कैसा हो, पुत्र कैसा हो, संबंधी कैसा हो, शत्रु कैसा हो, मित्र कैसा हो। जिस रूप में वो आदर्श चाहता है, राम के चरित्र की विशेषता ये है कि वे प्रत्येक क्षेत्र में आदर्श हैं। ये प्रभाव इतना ज्यादा मैंने देखा, मैं नेपाल यात्रा पर था 10 दिन के लिए। नेपाल में प्रत्येक व्यक्ति किसी भी अच्छे काम के लिए आदर्श रखता है राम को। जब हमने पूछा उसका व्यवहार कैसा है, तो नेपाली में उत्तर होता था उनका राम रो छ। हमको 3 दिन में ये समझ में आ पाया, राम रो छ का मतलब है राम के जैसा। हर उत्कृष्ट चीज के लिए आदर्श पैमाना है उनके लिए राम। वो राम रो छ ये कैसे पता चले, तो राम मंदिर अयोध्या में, इसलिए जन जन के मन में राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ये 22 जनवरी 2024 साधारण तिथि नहीं है, ये राष्ट्र मंदिर की नींव रखने वाली तिथि है। शिक्षा के साथ इसका बहुत गहन संबंध है। गुरु के साथ व्यवहार कैसा हो, भाई भाइयों का पारस्परिक संबंध कैसा हो, कैसे एक बड़ा भाई छोटे भाइयों को शिक्षा देता है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। सूत्र दिया वेद पुराण सुनहि मन लाई। आज के विद्यार्थी के लिए ये सूत्र है, क्योंकि विद्यार्थी का मन कहीं और होता है, तन क्लास में होता है, इसलिए गुरु के द्वारा बताई गई बातें उसको समझ में कम आती हैं। वहां सूत्र दिया, जिसका मन गुरु के चरणों में समर्पित होगा, गुरु के द्वारा कही गई एक एक बात
अक्षरशः उसको समझ में आएगी। पर अगली बात जो कही वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप कहें अनुजन समझाई। जो स्वयं ने सीखा है उसको अपने से छोटों को देना। जब सीनियर्स जूनियर्स को उस ज्ञान को देने लगेंगे तो शैक्षणिक संस्थाओं का काया पलट हो जाएगा। ये सूत्र ऐसे हैं। राम राज्य में चारित्रिक विशेषताएं क्या थी? नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्ष्य नहीं ना। ये फिर से शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा। ये जो मंदिर है ये केवल मंदिर नहीं है, इनका संबंध केवल धर्म से नहीं है, इनका संबंध केवल संस्कृति से नहीं है, इनका संबंध समस्त विकसित भारत से है। राम राज्य यानी विकसित भारत का रोल मॉडल, राम राज्य यानी विकसित भारत का ब्लूप्रिंट, किस प्रकार से पर्यावरण के साथ एकाकार होता है राज्य। मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज, ये जो स्थिति बनती है, रवि तप उतने ही काज, प्रकृति के साथ कैसे तादात्म्य स्थापित करके ये शिक्षण संस्थान इस चरम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, इनका ब्लूप्रिंट है राम राज्य। इसलिए ये राम राज्य इन सारी शिक्षण संस्थाओं के लिए अत्यंत सहायक मॉडल हो सकता है। जी, आपने बहुत सही बात कही कि जो हमारे मंदिर हैं वो केवल संस्कृति का केंद्र नहीं है, उनका जुड़ाव राष्ट्र के विकास से, राष्ट्र की बहुत सारी ऐसी चीजों से है जो भारत को ही नहीं अपितु पूरे विश्व को कहीं विश्व बंधुत्व की भावना से भी जोड़ सकती हैं। तो अभी आपने मानस की बहुत सारी चौपाइयों का जिक्र किया, आप मानस के विद्वान भी हैं, आपकी मानस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। यूट्यूब पे मैंने भी आपके कई सारे वीडियोज देखे और सुने हैं। अभी आप लौटे ही हैं आगरा से मानस का पाठ करके। तो आप एक चीज़ बताइए कि मानस में भारतीय जो हमारे आज की युवा पीढ़ी है, आज के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए क्या संदेश छुपा है? आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि मानस से क्या सीखना चाहिए उनको? जीवन दर्शन है रामचरितमानस। 3 शब्द हैं, राम चरित मानस। अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जाएं तो राम चरित करने के लिए मानस बनकर इस पृथ्वी पर आए। फिर उल्टा करें, जिससे मानस यानी मनुष्य उस चरित को अनुकरण करके रामत्व का विकास कर सके। प्रत्येक के अंदर राम और रावण दोनों प्रवृत्तियां होती हैं। रावण का अर्थ होता है सब कुछ होते हुए भी और के लिए जो रोता रहे उसे रावण कहते हैं। और राम का अर्थ होता है रम्यते रामः, जितना है उसमें पूर्ण रूप से संतुष्ट। राज तिलक जिसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं लाता, वनवास का समाचार जिसे दुखी नहीं करता, जो प्रत्येक स्थिति में आनंदित रहता है, वह राम। ये युवा पीढ़ी को अगर समझ में आ जाए तो उसके जीवन की बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। दूसरा सूत्र दिया, धन्य जन्म जगती तल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। इस धरती पर केवल उसका जीवन धन्य है जिसका चरित्र सुन के उसके पिता आनंदित होते हो। युवा के लिए पैरामीटर है, उसका कोई काम ऐसा न हो जिसको सुन के उसके माता पिता को विषाद हो। राम कैकेयी को कहते हैं, सोन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। माता पिता के वचन पर अनुराग रखने वाला पुत्र या पुत्री इस युग में दुर्लभ है। जब चारों ओर परिवार टूट रहे हों, जब चारों ओर चारित्रिक विकृतियां उत्पन्न हो रही हों, तब रामचरितमानस लोगों के जीवन को गढ़ने का काम करता है। यह भाव अगर युवा पीढ़ी के अंदर आ जाए, उसके संदेश को ठीक से ले सकें, तो निश्चित रूप से एक एक युवक और युवती
भारत माता के लाडले पुत्र पुत्री बन के इस भारत को विकसित बनाने में अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकते आपका अभिप्राय ये है कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, जी। ऐसा अभिप्राय है आपका। परंतु अगर आप अभी का सामाजिक ताना-बाना देखते हैं, तो उसमें कहीं न कहीं बिखराव दिखता है। इस बिखराव को दूर करने के लिए हमारे शिक्षण संस्थान जो हैं, वो किस तरह से कार्य कर सकते हैं? मेरा अगला सवाल ये है आपसे। शुक्ला जी, वास्तविकता तो ये है कि समाज तो बच्चा कच्ची मिट्टी की तरह होता है। उस कच्ची मिट्टी से हम जो चाहे बना सकते हैं। शिक्षण संस्थानों के पास जब वो आता है, तब उसको गढ़ने की जिम्मेदारी होती है शिक्षकों की, गुरुओं की। शिक्षक गुरु बने और विद्यार्थी शिष्य बने। ये शिक्षक विद्यार्थी के स्थान पर गुरु शिष्य परंपरा फिर से स्थापित हो, तो हमारे शिक्षण संस्थान इस पूरी की पूरी स्थिति को बदलने में आज भी सक्षम है। लोगों के अंदर देवत्व विद्यमान है। उस देवत्व को उभारने का काम करने के लिए गुरु चाहिए। इसलिए शिक्षकों का अधिकाधिक प्रशिक्षण, उनके अंदर उस भाव को जागृत करना, शिक्षकों का सम्मान पुनः स्थापित करना और उनको ये बोध कराना कि वे साधारण मनुष्य नहीं हैं। शिक्षक होना साधारण घटना नहीं होती, परमात्मा का वरदान है। उस दायित्व बोध को अगर समझ लें, तो फिर वो अपने पुत्र पुत्रियों की तरह शिष्यों के विकास के लिए सन्नद्ध हो जाएं, तो आज के सामाजिक बिखराव के बावजूद भी स्थितियों को व्यवस्थित रूप से ठीक किया जा सकता है। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक शिक्षक जो है उसी के हाथों में प्रलय और सब विकास सब कुछ पलता है। और चाणक्य ने ऐसा दिखाया भी है, जब गुप्त साम्राज्य की स्थापना करते हैं और वो तब वो इस तरह से कार्य करते हैं कि एक पूरा पूरे भारत में गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है और देश आगे बढ़ता है और उसको स्वर्णकाल भी कहा जाता है हमारे इतिहास में, अगर देखा जाए तो। उस दौर के बाद अगर हम बात करें, आज आप हमारे बीच हैं अमेठी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में। अमेठी विश्वविद्यालय भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य कर रहा है और बहुत सारे संस्थान हैं अमेठी ग्रुप के जो चल रहे हैं। आप अमेठी ग्रुप को और अमेठी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इस विकसित भारत की संकल्पना में किस तरह से जुड़ सकते हैं और आगे आने वाले समय में और क्या क्या कार्य कर सकते हैं? अमेठी विश्वविद्यालय भारत के निजी विश्वविद्यालयों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शिक्षा के साथ संस्कार, ये अमेठी विश्वविद्यालय की प्राथमिकता है। इतने समय तक अमेठी विश्वविद्यालय के साथ काम करने का मेरा जो अनुभव है, अमेठी विश्वविद्यालय के जो प्रबंधक हैं आदरणीय चौहान साहब की जो थीम है, उस थीम के अनुसार उस जमाने के नालंदा और तक्षशिला जैसे चला करते थे, अमेठी उस दिशा में अपने आप को ले जाने के लिए प्रयासरत है। मैं बहुत बधाई देता हूँ विश्वविद्यालय के समस्त संचालकों को, प्रबंधकों को, उनकी पूरी टीम को एक बहुत पावन उद्देश्य के साथ निजी विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाना। विकसित भारत में अमेठी विश्वविद्यालय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मैं देखता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को जो अवसर दिया है, वे 2047 में कैसा भारत देखना चाहते हैं, ये योजना कहीं ऊपर से नहीं आएगी। इस योजना में इस राष्ट्र का प्रत्येक युवा शामिल हो। अमेठी विश्वविद्यालय को अपने प्रत्येक विद्यार्थी को प्रेरणा देके इस दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। मेरी जानकारी में है, अमेठी विश्वविद्यालय ग्वालियर में 2 इस प्रकार के वर्कशॉप आयोजित भी किए गए हैं, जिसमें युवाओं को विकसित भारत की पूरी संकल्पना को समझाते हुए उनको उस दिशा में
काम करने के लिए, अपने आइडियाज भेजने के लिए प्रेरित किया गया है। जब युवा सोचने लगेगा कि मेरा राष्ट्र कैसे विकसित हो, वो अपने आइडियाज को लाने लगेगा सामने, फिर उन्हें क्रियान्वित करने के लिए काम करने लगेगा, तो ये एक ऐसा स्टेप होगा जो विकसित भारत को वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करने वाला होगा। अमेठी विश्वविद्यालय को जो काम इस दिशा में करने हैं, रोल मॉडल के रूप में स्वयं को रखना है, इससे बाकी विश्वविद्यालय ये प्रेरणा प्राप्त कर सकें कि शिक्षा का कैसे सर्वांगीण स्वरूप विकसित हो सकता है। अमेठी वह काम कर भी रहा है। विद्यार्थियों का चौमुखी विकास हो, वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं रहे, परंतु साथ साथ आध्यात्मिक स्तर भी उनका बहुत आगे बढ़े। वे सामाजिक जीवन में भी रुचि रखते हुए काम करें, तो वे दार्शनिक पक्ष में भी किसी से पीछे नहीं रहे। सामाजिक गतिविधियों में उनकी सहभागिता भी बढ़े। विभिन्न प्रकार के गांवों को गोद लेकर वहां की क्या समस्याएं हो सकती हैं, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे उनको विकसित भारत का अंग बनाया जा सकता है, लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए कैसे प्रौद्योगिकी का विकास किया जा सकता है, तो सामाजिक समरसता को कैसे लागू करने के लिए काम किया जा सकता है, ये सर्वांगीण काम करने का जो बीड़ा अमेठी विश्वविद्यालय ने उठाया है, उसको यदि हम आगे ले जाते हैं, पूरे देश के विश्वविद्यालयों के लिए अमेठी एक आदर्श विश्वविद्यालय के रूप में खड़ा होगा। इससे प्रेरणा ग्रहण करके बाकी विश्वविद्यालय भी अपने यहाँ काम करेंगे और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। प्रोफेसर साहब, अब हम इस चर्चा पे अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं और अंतिम प्रश्न के रूप में आपसे सिर्फ ये बात जानना चाहता हूँ कि विकसित भारत की जो संकल्पना है, उसके लिए आज के युवाओं, आज के शिक्षकों, आज के विद्यार्थियों और संस्थानों के संचालकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो निवेदन सबसे केवल ये है, स्वामी विवेकानंद जी ने लाहौर में अपना भाषण करते हुए 1897 में कहा था, 84 लाख योनियां भोगने के बाद जिनके पुण्य बचते हैं उन्हें मानव के रूप में जन्म मिलता है। ऐसा वेद व्यास ने लिखा है। स्वामी जी ने कहा, मैं विवेकानंद इसमें जोड़ना चाहता हूँ, जिनके पुण्य एक गुने होते हैं वे मानव बनते हैं, जिनके पुण्य 2 गुने होते हैं वे भारतीय बनते हैं। विवेकानंद जी को आद्योपांत 26 बार पढ़ने वाले भारतीय शिक्षण मंडल के पुराने संगठन मंत्री मुकुल कानिटकर जी इसमें तीसरा वाक्य जोड़ते थे, 1 गुने पुण्य वाले मानव, 2 गुने पुण्य वाले भारतीय और 3 गुने पुण्य वाले जो होते हैं वो शिक्षण संस्थाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त करते हैं। ऐसे 3 गुने पुण्यवान लोगों को मेरा निवेदन केवल ये है कि बहुत भाग्य से ये अवसर हमें मिला है। ये जो 2047 है, ये अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं जाए। जाने कितनी पीढ़ियां शिक्षा को अपने ढंग से लागू करने का संकल्प लिए चली गईं। हमारी पीढ़ी है जिसको ये अवसर प्राप्त हो रहा है NEP 2020 को लागू करके संपूर्ण प्राणपण से चेष्टा करके हम इस स्थिति को बदलने के काम में लगेंगे, तो निश्चित रूप से चाहे विद्यार्थी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे संचालक हो, अपने जीवन को धन्य कर पाएंगे, सफल कर पाएंगे। तो दर्शकों, आप अभी हमें देख रहे थे प्रोफेसर उमाशंकर पचौरी जी के साथ, और आपने देखा और सुना कि उन्होंने किस तरह से 2047 में विकसित भारत की जो संकल्पना है उसको कैसा होना चाहिए विकसित भारत, और शिक्षण संस्थानों का क्या योगदान हो सकता है उसमें, उस पर अपने विचार बहुत ही स्पष्टता के साथ हमें बताए। और उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान ऐसे होने चाहिए जहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ प्रतिष्ठे जो हमारे उपनिषदों में कहे गए हैं उनकी भरपाई की जा सके। विकसित भारत ऐसा होना चाहिए जिसमें राम राज्य की संकल्पना साकार हो सके,
इसीलिए राम मंदिर जो बना वो सांस्कृतिक केंद्र नहीं है, वो राष्ट्र का मंदिर है। और उसी राम मंदिर की संकल्पना को हम विकसित भारत में साकार होते देखेंगे 2047 में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अमेठी विश्वविद्यालय में, अमेठी कम्युनिकेशन के स्टूडियो से, जहां हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे अन्य विद्यालयों से आने वाले समय में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर पचौरी, आप आए, आपने हमें अपना बहुत महत्वपूर्ण समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।